नमस्कार, स्वागत है हमारे दर्शकों का लेमन न्यूज़ के खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शो में। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, लेमन न्यूज़ का गुड मॉर्निंग शो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इससे हमारे दर्शकों की सुबह की शुरुआत तो होती ही है, साथ ही साथ दर्शकों को ढेर सारी जानकारियाँ भी दी जाती हैं, जिसमें अखबारों की सुर्खियाँ, ट्रैफिक के हाल, मौसम की जानकारी और कार्यक्रम के अंत में हेल्थ टिप्स भी। तो चलते हैं कार्यक्रम के पहले भाग की ओर। कार्यक्रम का पहला भाग यानी कि अखबारों की सुर्खियां, और वो भी हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा जी के साथ, क्योंकि सुबह का समय है चाय की चुस्कियां, शनिवार का दिन, और साथ में अखबारों के समाचारों की सुर्खियों का नजराना पेश करेंगे हमारे दर्शकों के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा जी। शुक्रिया कर्ण। और सबसे पहले तमाम दर्शकों को सुप्रभात। शनिवार का दिन है, सुबह की शुरुआत गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ और साथ ही अखबारों की सुर्खियों के साथ। जी हाँ, आज का जो किन अखबारों ने अपने किस पृष्ठ पर कौन सी खबर को जगह दी है, ये हम परत दर परत अपने तमाम दर्शकों को बताएं। सबसे पहले नवभारत टाइम्स है मेरे हाथ में। नवभारत टाइम्स के बाद हम नवभारत पर जाएंगे। नवभारत के बाद जाने के बाद हम सामना भी बताएंगे। सामना के अलावा भी टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके मुंबई मिरर, मिड डे, तमाम अखबार हमारे टेबल पर हैं। और हम सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को नवभारत टाइम्स की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर सुर्खियां बनी है। सबसे पहले बताना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर, हमले के डर से यूरोप बेचैन, फ्रांस व जर्मनी से 13 गिरफ्तारियां, बम के खतरे से पेरिस का स्टेशन खाली किया गया। इसके अलावा बेल्जियम में हमले की साजिश जो है वह नाकाम की गई। कराची में एएफपी के फोटोग्राफर्स को गोली मारी गई। हैदराबाद का टेकी अरेस्ट। और खास करके थाईलैंड ने पूर्व सीएम बेअंत के हत्यारे का प्रत्यर्पित भारत किया। और उसके बाद कई ऐसी खबरें हैं जिस पर हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जाएंगे मैसेंजर ऑफ गॉड पर। जी हाँ, बाबा राम रहीम का इस ये द्वारा निर्देशित जो फिल्म है मैसेंजर ऑफ गॉड, लगातार इसके ऊपर जो एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ पत्थरबाजियां हो रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, तमाम ये पूरा ड्रामा स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम अपना रुख स्पष्ट कर दें। लेकिन उससे पहले नवभारत टाइम्स ने क्या लिखा है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। नवभारत ने लिखा है कि फिल्म को मंजूरी देने के विरोध में सेंसर बोर्ड से इस्तीफे, सूचना प्रसारण मंत्रालय से ठनी। खबर है पूर्व अध्यक्ष लीला सैमसन के बारे में हमने बताया था अपने तमाम दर्शकों को। शुक्रवार की सुबह से ही हम अपनी हर बुलेटिन में लगभग इस खबर को प्रमुखता से ले रहे थे। जो लीला सैमसन है वह फिल्म सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। उनका यह आरोप है कि जो फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड है उसको लेकर उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई। खबर है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को मंजूरी के मुद्दे पर फिल्म सेंसर बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय आमने सामने आ गए हैं। सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन के बाद बोर्ड की सदस्य ईरा भास्कर ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बाकी सदस्य भी इस्तीफे की तैयारी में हैं। सैमसन ने सरकार पर बोर्ड के कामकाज में दखलंदाजी का आरोप लगाया है, लेकिन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आरोप खारिज करते हुए सबूत देने की बात कही है। सैमसन ने गुरुवार देर रात एसएमएस के जरिए इस्तीफे का ऐलान किया। शुक्रवार को उन्होंने इस्तीफे का ईमेल और पत्र मंत्रालय को भेजा। सैमसन ने मैसेंजर ऑफ गॉड की वजह से इस्तीफा देने से इनकार किया, लेकिन कहा कि एक सीईओ के जरिए मंत्रालय के सेंसर बोर्ड में दखल के हालिया मामलों और पैनल के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से मैंने हटने का फैसला किया है। सेंसर बोर्ड की एक अन्य सदस्य नंदिनी सरदेसाई ने लीला और भास्कर का समर्थन करते हुए कहा कि बर्दाश्त की भी हद होती है। मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में नंदिनी का कहना है कि सभी बोर्ड मेंबर्स ने फिल्म देखकर यह तय किया था कि यह सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने लायक फिल्म नहीं है। इन आरोपों को खारिज करते हुए सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि इस्तीफा लीला का निजी फैसला है, सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं था।
हम संक्षेप में अब जाएंगे। बताएं दर्शकों को, लीला सैमसन का इस मामले में कहना है कि हर छोटी बड़ी फिल्म रिलीज होने में मंत्रालय का हस्तक्षेप होता है और पीके फिल्म के कुछ सीन काटने के लिए भी बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया था। यह कहना है सेंसर की पूर्व अध्यक्ष लीला सैमसन का, जिन्होंने मैसेंजर ऑफ गॉड के विवाद का जो स्वरूप है वह उसका सामना नहीं कर पाई, चूंकि उनका आरोप है कि इस फिल्म के रिलीज को लेकर तरह तरह के दबाव बनाए गए और सरकारें जो है वह हस्तक्षेप करती है सेंसर के कामकाज में। इसके अलावा राज्यवर्धन राठौड़ साहब का कहना है, जो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं बतौर केंद्र में, हमारे मंत्रालय ने हमेशा सेंसर बोर्ड के फैसलों से दूरी बनाए रखी है। अध्यक्ष दबाव की बात कहती हैं तो सरकार वह एसएमएस या पत्र देखना चाहेगी जिनमें दबाव की बात है। यानी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में स्थापित है उसमें बतौर राज्य मंत्री हैं राज्यवर्धन साहब राठौड़ हैं। इनका यह कहना है कि यदि जो कुछ भी ये है वह तत्कालीन जो यूपीए की सरकार थी केंद्र में उसके तरफ से है, नई सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और ना ही किसी प्रकार का लीला सैमसन पर दबाव बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। उनका नंदिनी सरदेसाई जो सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दो लोगों के ट्रिब्यूनल ने फिल्म को 24 घंटे के भीतर हरी झंडी दे दी, जबकि आमतौर पर इस प्रक्रिया में 1 महीने से ज्यादा का समय लगता है। एक प्रकार का आरोप है, आरोप में कितनी सच्चाई है बहरहाल जांच का विषय है। मंजूरी न देने के क्या क्या कारण थे मैसेंजर ऑफ गॉड को, यह हम अपने दर्शकों को बताते चले। फिल्म सिर्फ राम रहीम का प्रचार करती नजर आती है। फिल्म में राम रहीम को कई चमत्कार करते दिखाया गया है। मैसेंजर ऑफ गॉड के खिलाफ सिख संगठनों का प्रदर्शन तूल पकड़ सकता है। लव चार्जर नाम के एक गाने पर भी सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी। पुलिस ने रुकवाया प्रीमियर। राम रहीम की फिल्म शुक्रवार को रिलीज नहीं हुई। गुड़गांव में डेरा की ओर से फिल्म के प्रीमियर का कार्यक्रम रखा गया था। हजारों समर्थक भी थे। राम रहीम भी हार्ली डेविडसन बाइक पर बैठकर पहुंचे। हालांकि एन वक्त पर पुलिस ने विरोध कर रहे INLD मतलब जो पार्टी है INLD के 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये तो रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की इस विवादित फिल्म को। आगे क्या इस फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है कि वाकई यह फिल्म विवादों में है? आखिर ये बात समझ से परे है। अब तो हर कोई चाहता है कि मामला उसका विवादित हो ताकि उसे सुर्खियां मिले। बहरहाल जब यह फिल्म रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर यह क्या रंग लाती है, दर्शक इसे कितना पसंद करते हैं, यह देखना अहम होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत में रोल मॉडल बनने की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के लिए विकास का रोल मॉडल बनने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी के लिए विकास का मॉडल बनाना होगा। मोदी शुक्रवार को हमारे सहयोगी अखबार यानी नवभारत टाइम्स ने यह बताने की कोशिश की है कि नवभारत टाइम्स का सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के समारोह ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम मोदी बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के 2 कार्यकाल में विकास दर 4% से नीचे चली गई थी। कई घोटालों ने अर्थव्यवस्था को अपाहिज बना दिया था। और मोदी ने कहा कि उनकी सरकार विकास की रफ्तार देने के लिए पॉलिसी और कानून से संबंधित फैसले तेजी से लाने का प्रयास कर रही है। इतना बड़ा रिफॉर्म नहीं है। मोदी ने जीएसटी पर बात करते हुए कहा कि आजादी के बाद इतने बड़े रिफॉर्म का कोई कदम नहीं उठाया गया। आज हमें डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया की आवश्यकता है। मैं उस रास्ते पर जाना चाहता हूं जहां गरीब भी गरीबी के खिलाफ लड़ने के लायक बन सके। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट और एक आर्थिक अभियान है, इससे टूरिज्म में समेत कई क्षेत्र में मौके मिलेंगे। यह कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है डीजल और पेट्रोल को लेकर और नवभारत टाइम्स ने इस खबर को थोड़ा सा, कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं दी है लेकिन थोड़ी सी जगह फ्रंट पेज पर अवश्य दी है। क्या है खबर बता दे, लेकिन तमाम दर्शकों को बता दे कि जब से
अरविंद केजरीवाल साहब का कहना था आम आदमी पार्टी की नेतृत्व में, जब दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव का जो लगाम उनके हाथ में था, उस विजय रथ का जो लगाम उनके हाथ में था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि ओवरनाइट बदलाव लाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। ठीक उसी तरीके से तमाम दर्शकों को हम बताते चले कि जिस प्रकार से यूपीए के कार्यकाल में, यूपीए सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में, घरेलू गैस की कीमतों में हमने कभी कीमत को घटते नहीं देखा। यह सत्य है, क्योंकि जो कीमत है पेट्रोल, डीजल या फिर घरेलू गैस की, वह लगातार रोज, हर सप्ताह, यहां तक कि एक प्रकार का कानून बना दिया गया था कि हर महीने डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन इस बार मोदी सरकार के चलते कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में गिरावट देखी गई। ये अपने आप में काबिले तारीफ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि मोदी सरकार गलत काम करती है तो हमारा फर्ज है कि हम जनता तक उस बात को सामने ले जाएं, लेकिन यदि मोदी सरकार सही काम करती है तो यह भी मीडिया का फर्ज है कि मीडिया उन तमाम चीजों से जनता से मुखातिब कराएगी। चूंकि कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह डीजल और पेट्रोल या फिर घरेलू गैस की कीमतों में कभी गिरावट नहीं देखी गई। हम आपको बताते चलें, केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जाने के बावजूद तेल कंपनियों ने इनके दाम घटा दिए, और ये अपने आप में एक बेमिसाल और हैरत अंगेज बात है। पेट्रोल के दाम में 2.42 पैसे और डीजल के दाम में 2.25 पैसे, यानी 2 रुपया 42 पैसे पेट्रोल के दाम में, 2 रुपया 25 पैसे पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर के रूप में गिरावट देखी गई है। सूत्रों के मुताबिक बढ़ोतरी पर भी तेल कंपनियों को 5 रुपए प्रति लीटर का फायदा हो रहा था। मुंबई में पेट्रोल के नए दाम 66.36 और डीजल के दाम 55.47 रुपए हो गए हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे 70 का आंकड़ा पार हो चुका था। पेट्रोल, जिस प्रकार से पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, हर वो शख्स परेशान था जो पेट्रोल या डीजल के माध्यम से अपने गाड़ियों में सफर करता था अपने परिवार के साथ। लेकिन एक बड़ी राहत केंद्र सरकार के माध्यम से, और खास करके नरेंद्र मोदी साहब का जो लगातार जो प्रयास है वह जनता के हितों के लिए है। इस बात को हम मान सकते हैं, अंदाजा इसका लगा सकते हैं। उदाहरण सबसे बड़ा है पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार गिरावट का आना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारे पास यशोभूमि अखबार भी है, जिसे उत्तर भारतीय समाज प्रमुखता से इसे पढ़ता है, और खास करके यशोभूमि में है मुंबई हवाई अड्डे पर हमले की धमकी। खास करके अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, 2 मामला मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हाल ही के दिनों में देखने को मिला है। वॉशरूम की दीवारों पर स्केच के माध्यम से ये लिखा पाया गया कि 10 जनवरी 2015 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आईएस उड़ा सकता है। इसके अलावा अब गणतंत्र दिवस की धमकी। बहरहाल इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसके लिए जांच एजेंसियां पूरी तरीके से गंभीर है। यदि किसी ने मजाक किया है तो यह मजाक उसे कितना भारी पड़ेगा, यह उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे पता चलेगा। हम आपको बताना चाहते हैं, किसी एक एंगल से इस मामले को नहीं खंगाला जा रहा है, हर तरीके से इस मामले की जांच की जा रही है। इसीलिए हर वो शख्स अब सतर्क हो जाए जो इस तरह के उल जुलूल चीजों में लिप्त रहता है, खबरों को जबरन कहीं न कहीं गुमराह करने की दिशा में भटकाव स्वरूप वह फैलाने की कोशिश करता है, उसे समझना होगा। खबर क्या है? मुंबई हवाई अड्डे पर मिली आईएस की पर्ची। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हवाई अड्डे को फिर इस्लामिक स्टेट यानी आईएस की ओर से धमकी मिली है। हवाई अड्डे के शौचालयों में हमले की चेतावनी देते हुए 2 कागज चस्पा पाए गए। यानी पहली बार स्केच पेन से लिखा गया था, और जब इतने पर पेट नहीं भरा तो एक कागज पर लिखकर उसे दीवार पर चिपका दिया गया। अब मामले में कितनी सच्चाई है, ये लगातार जांच एजेंसियां जो है वह अपनी जांच में जुटी हुई है, और बहुत जल्दी इस पर से पर्दा उठेगा कि क्या यह खबर हकीकत इसमें है या फिर यह निरर्थक सिर्फ अफवाह
फैलाने की एक सोची समझी साजिश है। हम बताएं कुछ दिन पहले भी इस तरह की धमकी एयरपोर्ट को मिली थी जो बाद में फर्जी साबित हुई। इसके अलावा पिछले दिनों हवाई अड्डे पर कई फर्जी फोन कॉल्स आए थे। उसे देखते हुए हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। पुलिस भी अतिरिक्त चौकसी बरत रही है। बीती 6 जनवरी को भी हवाई अड्डे के T2 वॉशरूम में हमले की धमकी लिखा कागज चस्पा मिला था। इसमें 10 जनवरी को आतंकी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। थोड़ा सा इसमें हम बताना चाहेंगे, जो 6 जनवरी को जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वॉशरूम में जो चीजें मिली थी वह स्केच पेन से लिखी गई थी और हाल में जो मिली है वह कागज में लिखी हुई मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खास करके लातूर में नैतिकता के ठेकेदारों ने एक युवक और एक युवती की इस तरह पिटाई की जो मानवता को शर्मसार यदि करने वाली बात कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, अपने प्रेम का इजहार कर रहे प्रेमी युगल जोड़ियां जो लातूर के किसी एक अज्ञात स्थल पर जहां वे लोग एक दूसरे के साथ बैठे थे, वहां पर 3 लोगों ने मिलकर उनकी बड़ी बर्बरता से पिटाई की। यहां लड़के के साथ साथ लड़की को भी उन्होंने नहीं बख्शा। लड़की की गाल पर उन्होंने कई तमाचे जड़े जो अपने आप में मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात कही जा सकती है। खबर है महाराष्ट्र के लातूर शहर में मोरल पुलिसिंग का एक मामला सामने आया है जहां एक लड़के और लड़की को कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए पकड़कर पीट डाला क्योंकि वे एक साथ टहल रहे थे। 30 दिसंबर 2014 का एक वीडियो मिला है जिसमें कुछ लोग एक लड़के और एक लड़की को बुरी तरह पीट रहे हैं। घटना लातूर के अंकोली गांव की है। घटना जिस इलाके की है वहां जंगल भी है और अक्सर लड़के लड़कियां सुनसान सा इलाका होने की वजह से वहां टहलने पहुंचते हैं। जब ये जोड़ा वहां था तो कुछ लोगों ने इन्हें घेर कर लड़की से शिनाख्त की मांग की और उसके बाद दोनों को बुरी तरह से पीटा गया। पिटाई के बाद लड़की ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बताया जाता है कि वारदात के समय 25-30 लोग वहां मौजूद भी थे, लेकिन सब के सब मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे थे। जैसे कि शुरू से हमने कई इलाकों में देखा है कि जब कहीं कुछ होता है तो खड़े रहे लोगों में से कोई एक शख्स आगे नहीं आता, सिर्फ उसी की तर्ज पर कि बिल्ली के गले में घंटी पहले कौन बांधेगा। बढ़ते हैं। बताया जाता है कि वारदात के समय 25-30 लोग मौजूद थे, लेकिन सब चुपचाप खड़े थे। यह वीडियो हमलावरों ने ही शूट किया है। यह हरकत जिन लोगों ने की है उनके इस इलाके में खेत बताए जाते हैं। हमलावरों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत मामला लातूर के मुरुड पुलिस थाने में दर्ज किया गया है और इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 लोग अन्य जो हैं वो फरार हैं। बताया जाता है कि ये लोग एक संगठन से भी जुड़े हैं जिसका नाम गनीमी कावा है। इस बीच इस मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग का कहना है कि मामले की जांच महिला डिप्टी एसपी स्तर की अधिकारी करें और रिपोर्ट आयोग को भेजे। इसके अलावा आयोग का कहना है कि मोबाइल क्लिप इंटरनेट पर वायरल कराने वालों पर आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मानवता को शर्मसार कर देने वाले यह मामला, यह वारदात लातूर की है, जहां पर एक प्रेमी युगल जोड़ा एक अज्ञात जगह पर, मान लीजिए वह अपने प्रेम का इजहार ही कर रहे थे और आप उसका विरोध करना भी चाह रहे थे, तो क्या यह विरोध करने का तरीका है? एक लड़की के गाल पर तमाचे जड़ना, उसे हाथों और लातों से पीटना, क्या यह जायज है? और यदि ये जायज है तो वे कौन है आखिर समाज के ठेकेदार जो अपने आप को समाज के प्रति इतने जागरूक और इतने कर्तव्यनिष्ठ समझते हैं? क्या यह उनकी कर्तव्य परायणा है? क्या यह उनकी निष्ठा है? खास करके ऐसे लोगों का लेमन न्यूज पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि ये तरीका नहीं हो सकता किसी की खिलाफत करने का। ये तरीका कतई नहीं हो सकता किसी के साथ मारपीट कर अपना विरोध प्रकट करने का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारे हाथ में साजिया इल्मी से जुड़ी एक खबर है जो आम आदमी पार्टी की फायर ब्रांड कही जाती थी, लेकिन शुक्रवार के दिन साजिया इल्मी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। हम बताते चले अपने तमाम दर्शकों को
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में साजिया इल्मी ने कदम रखा है, इसके पहले भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो उसे गति अवश्य मिलेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तमाम लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली तब जब खुद सामने आकर किरण बेदी, साजिया इल्मी, इस तरीके की फायर ब्रांड नेता खास करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल करती हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली का जो मुकाबला है वो अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी, यदि यूं कहें तो गलत नहीं होगा। और आने वाले दिन में अब तो ये आवाजें भी उठने लगी हैं, यह स्वर भी उठने लगा है कि अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री भी किरण बेदी जैसी महिला हो सकती है। ये हमने लोगों की प्रतिक्रिया ली, जिसमें हमें ये सुनने मिला। बहुत जल्द लोगों की प्रतिक्रिया से हम अपने तमाम दर्शकों को तारुफ कराएंगे, लेकिन इसके पहले चलते हैं अगली खबर की ओर। हमारे पास समय की काफी कमी है, मुंबई प्लस की तरफ चलते हैं। मुंबई प्लस में काफी कुछ है, लेकिन उसके पहले सामना, मुख्य पत्र सामना में सीधे सीधे जो फ्रंट पेज पर यह खबर जो छपी है वह बराक हुसैन ओबामा को लेकर फंसी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति है बराक हुसैन ओबामा, और खास करके $100 में हिल जाएगा ओबामा, जिहादी धौंस। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की चूल्हे हिलाने के लिए $100 की रकम काफी है, ऐसा मानना है पिछले साल कुर्ला से गिरफ्तार किए गए आतंकी का। पिछले 2 दिनों से मीडिया में अनीस नाम के इस आतंकी की खबरें चल रही है। खास बात यह है कि ये सिर्फ $100 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा को हिला देने की धौंस जमा रहा था। ओबामा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक देने की बात अपने एक अमेरिकी जिहादी मित्र से कर रहा था। खास तौर पर इसके कुछ अंश हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला स्थित अमेरिकन स्कूल पर हमले की साजिश रचने के आरोप में अनीस अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। अनीस अमेरिका में रहने वाले एक मुस्लिम जिहादी युवक उमर इलाही के संपर्क में था। अनीस फेसबुक चैट के जरिए इलाही को इस बात की सलाह दे रहा था कि वो अमेरिका में हमले करे। कुर्ला में रहने वाले अनीस को अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र की एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। देवेंद्र फडणवीस जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुंबई को हम शंघाई नहीं बल्कि मुंबई को हम मुंबई बनाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होनी है उसमें शिवसेना अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। केंद्र का महाराष्ट्र को एक बड़ा झटका, जेटली से मिलेगा सर्वदलीय शिष्टमंडल। 6 के बदले 2,500 करोड़ की मंजूर। 16 सूखे और ओलावृष्टि जैसे इलाकों में जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों की जो व्यथा है उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे उठाया है। 158 अवैध एलपीजी सिलेंडर सांताक्रूज पश्चिम गजरबाद में जब्त किए गए, बड़ी खबर। इसके अलावा 2 करोड़ कैश लेकर वैन चालक फरार। विले पार्ले पूर्व एचडीएफसी बैंक की कैश वैन से 2 करोड़ रुपए लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसके अलावा किरण बेदी ने हमसे सलाह नहीं ली, यह कहना है अन्ना हजारे साहब का। इसके अलावा हाथ को चाहिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साथ, यह खबर दिया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 15,000 वाहन चालक गिरफ्तार। इसके अलावा अरुण गवली हमारा रोजमर्रा का ये नियम हो चुका है कि समाचारों की जो आमद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और समय की हमारे पास कमी होती है। दर्शक भी ललायत रहते हैं गुड मॉर्निंग शो देखने के लिए, क्योंकि बैठे बिठाए उनको घर में चाय की चुस्कियों के साथ या ऑफिस के टीवी स्क्रीन पर उन्हें बैठे बिठाए समाचारों का इतनी बड़ी सौगात उनको मिलती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो ये थी अखबारों की जानकारी ताज़ा के आज क्या क्या छपा है ताज़ा अखबारों में। बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला था और मुंबई एयरपोर्ट पर जो हमले की एक रिपोर्ट, हमले का एक जिसको बोल सकते हैं कि एक धमकी भरा जो चस्पा किया हुआ था पत्र वहाँ पे मिला है। ये था हमारी आज की सरगर्मियाँ अखबारों की। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगली भाग की ओर, जहाँ आपको बताएंगे ट्रैफिक का हाल। रही बात मुंबई के ट्रैफिक की, तो आज शनिवार का दिन है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा क्योंकि ऑफिस की जो आमद है वो काफ़ी तौर पर कम हो जाती है। तो मुंबई का जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा भीड़ भाड़ भरा नहीं रहेगा और आज ट्रैफिक में मुंबई की जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। चलते हैं कार्यक्रम के अगली भाग की ओर।
मुंबई का मौसम कैसा रहेगा ये बताने के लिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुंबई का जो न्यूनतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो थोड़ी सी ठंड की आमद बढ़ चुकी है और मुंबई वासी भी इस साल के शुरुआत में ही ठंड का मजा ले रहे हैं।